जैसे नवोदय है, तो वहाँ भी लगभग सेम एनवायरनमेंट अनप्रिविलेज्ड बच्चे ही जाते हैं और वो सीखते हैं। तो लेकिन उसमें एक जो कमी नज़र आती है कि 12th के बाद उन बच्चों का कुछ नहीं मतलब पता रहता है कि उसके बाद वो क्या करेंगे। हमारे यहाँ 80% बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं। एक अच्छा माहौल मिले पढ़ने के लिए, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक अच्छा इंसान भी कैसे बना जाता है, ये हम लोग उनको माहौल दे पाते। तो 11 महीने का निःशुल्क शिक्षा रहने के साथ साथ IIT जेई और नीट की तैयारी के लिए हमने शुरू किया। मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ सही तरीके से जीना आ गया है ना, और अपना बेस्ट देना, वो भी एक सफलता है अपने आप में। तो आप इन चीज़ों पे इतने साल से काम कर रही हैं, तो आपके हिसाब से इंटेलिजेंस, बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी है, वो ज़्यादा मायने रखता है या उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? अपॉर्चुनिटी। बहुत अफसोस होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे शो का नाम तो आपको पता ही होगा, टी टॉक विथ SP। आज हमारे साथ हैं सोशल वर्कर, CSLR को चला रही हैं, काफ़ी सालों से इनको अनुभव है, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्वेता, धन्यवाद। सबसे पहले मीनाक्षी जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आप ये सोशल वर्क में मतलब कैसे आपका माइंड सेट हुआ, कैसे आप मोटिवेट हुई इसमें आने के लिए। ओके, पहली बात तो थैंक यू, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर रही जिसके वजह से आप मेरा इंटरव्यू लें। लेकिन मेरा नाम मीनाक्षी शाही है। CSRL ये NGO है, और यहाँ पे पिछले 16 साल से हम काम कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पे काम नहीं कर रहे, CSRL के साथ काम कर रहे हैं अच्छा। और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सोशल वर्क कहना मुझे थोड़ा सही नहीं लगेगा अपने लिए। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है उस कंट्री में जहाँ अभी भी 80% लोग ब्रेड के लिए दौड़ रहे हैं, 20% बटर के लिए। तो वहाँ पे हम जैसे लोगों का दायित्व बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यही है, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। जी जी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है, पर ये है कि आपने जैसे कहा कि मैं बहुत बड़ा काम नहीं करी। आजकल लोग, मुझे लगता है, किसी को 5 पैसे भी देते हैं तो उसे इतना एडवर्टाइज करते हैं जैसे उन्होंने 5 करोड़ दे दिए हुए। तो आज के समय में अगर आप इतनी बड़ी काम कर रही हैं, इतने बड़े जिम्मेदारी को आपने लिया और से एक जिम्मेदारी कहा है, एक सोशल वर्क का नाम नहीं दिया, तो मेरे पास शायद इसके लिए शब्द नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, मतलब इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अनप्रिविलेज्ड बच्चों पे आप काम करते हैं, तो मतलब इन बच्चों का जो है, आप जैसे ये अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड जो इनका है, तो मतलब कैसा महसूस होता है जब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं या आपके पास आते हैं, और इनको आप कहाँ से ढूंढती हैं, कहाँ से सर्च करती हैं? ओके, ढूंढना पड़ता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी ऐसे बच्चों की कोई कमी नहीं है। आप भी निकलते होंगे या हम सब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे एक बच्चे से ज़रूर टकराते हैं जिसमें बहुत क्षमता होती है, जी। और उसको देख के लगता है अरे इसके लिए कुछ करना चाहिए था। बहुत तेज़ है, लाइट के नीचे पढ़ रहा है, पेंसिल बेच रहा है, पढ़ रहा है, कुछ तो करते हैं इसके लिए। तो कभी कोई 10 रुपये दे देता है, कभी किसी ने पेंसिल ख़रीद ली, जी जी। कभी उसको रिवॉर्ड दे दिया, उसके लिए एक स्कॉलरशिप दे दी, एक फ़ीस दे दिया, बट वो एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। और ये सब हम सब देखते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जब हमने ये संस्था शुरू की और इन बच्चों पे काम करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि इस देश में अगर कुछ चेंज लाना है तो वो युवा ही ला सकता है, और युवा तभी ला सकता है जब शिक्षित होगा। और मेन प्रॉब्लम यही थी कि शिक्षा सबके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी की बात जो होती है वो नहीं है। हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अच्छी शिक्षा हो। जी हाँ, अच्छा बिल्डिंग ज़रूर होगा, बिल्डिंग अच्छा हो, अच्छी बातचीत करने वाले लोग मिल जाएंगे, अच्छी शिक्षा हो रही हो ये ज़रूरी नहीं है, एक दिशा देते हुए शिक्षा हो रही हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा कि ठीक है, अभी इस देश में जो ऐसे बच्चे हैं, काम भी करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कब नौकरी लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो पहले एक सरकारी जॉब की होड़ थी, उसके बाद इंजीनियर बनना है। इंजीनियर डॉक्टर इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग ही एक ऐसी डिग्री है जो
वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अगर इंडिया में आपने बीटेक डिग्री ले ली एक अच्छे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। तो हमने सोचा चलिए, जिस चीज़ के लिए लोग इतने पैसे लगाते हैं, लोग अपना घर बार सब लोन पे दे देते हैं, बेच देते हैं, और कोटा में जाके बच्चों को छोड़ आते हैं। कोटा, कानपुर, कैसे ऐसे कितने शहर हैं जहाँ सिर्फ इसलिए कि इसको कोई मार्गदर्शन दे दे, ये पढ़ ले इंजीनियर बन जाए, इसके लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लुटाने में तैयार हैं। उन्हें ये नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है बच्चा, कैसे आगे जाएगा। तो उनके लिए हमने सोचा यही एक तरीका है कि ये परिवार भी सुरक्षित रहे, इस पे कोई ऐसा पैसे का लोड नहीं आ जाए जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि क्यों भेजें। तो हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो यही उद्देश्य था कि टेंशन ना हो बच्चों को कि हमें फ़ीस देनी है, एक अच्छा माहौल मिले पढ़ने के लिए, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक अच्छा इंसान भी कैसे बना जाता है, ये एक हम लोग उनको माहौल दे पाते। तो 11 महीने का निःशुल्क शिक्षा रहने के साथ साथ आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी के लिए हमने शुरू किया। शुरुआत 2009 में कानपुर से किया था। 23 बच्चे थे, अभी 33 सेंटर हैं, 1000 बच्चे हैं, 12 नवरत्न कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। इनफैक्ट शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमें अपने CSR के तहत काम दिया है, जिसके वजह से ऐसे बहुत से बच्चे आज अपने सपनों में उड़ान भर रहे हैं। कोई बनना चाहता है, हम लिखते नहीं थे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 6ठी क्लास में, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बनना है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन पढ़ाएगा, कौन लाख रुपए देगा, कौन 1.5 लाख रुपए देगा, जी जी। ये सोच सोच के बच्चे पीछे हट जाते थे। अब एटलीस्ट 1% बच्चों को हम लोग थोड़ी तो मदद कर पा रहे हैं जो आज बन रहे हैं। जी। तो ये एक तो ऐसा शुरुआत लाइफ का है। कौन सा मोमेंट आप में आया जो मतलब जिसमें आपने, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक होते हैं वो जानना चाहते हैं ये बनना चाहे, सब मतलब अलग अलग प्रोफाइल में, तो ऐसा कोई मोमेंट या कुछ आपको कैच किया हो कि आप इस फील्ड्स में आई? यहाँ मैं सच बोलूँगी आपसे बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली सपना मेरे फादर का था। अच्छा। जब उन्होंने शुरू किया, और क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, उन्होंने बोला तुम देखो, अच्छा लगे। मैं काम कर रही थी एज एन HR, पर उन्होंने बोला अगर देखो पसंद आता है तो तुम इसमें काम आगे करना। मैंने बस उनकी बात रखने के लिए काम ज्वाइन किया। लेकिन पहली बार जब हम लोगों ने दिल्ली में शुरुआत की सेंटर पे, तो मैं सिलेंडर लाने से लेके बच्चों के लिए खाना अरेंज कराना, हफ्ता निकल गया उनको ये देखने में कि एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है कि देर तक क्यों सो रहे हो। ठीक उल्टा देखा मैंने, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर उनमें देखा कि 4 बजे सुबह उठने की होड़ रहती थी। जी जी। मैम, वो उन्होंने कितने बजे बोला है उठाने को, दीप ने कितने बजे उठाने को बोला है? अच्छा। 5 बजे। तो मुझे 4:30 उठा देना। 16 साल 17 साल के बच्चे में इतना एनर्जी और इतना पैशन पढ़ने के लिए, जबकि कोई बड़ी फैसिलिटी हम नहीं देते, नॉर्मल साधारण लिविंग देते हैं, साधारण खाना देते हैं, पर उसमें पढ़ने की जो होड़ थी ना, जो मुझे बहुत कम देखने को मिला। जी जी। अपने घर से शुरुआत करूं या आस पड़ोस, मुझे ये पैशन बहुत कम देखने को मिला। साइंस मैंने नहीं पढ़ी थी, पर वो जिस तरह से पढ़ते थे, चेक कीजिए मैम ये है कि नहीं, जिस तरह से लड़ते थे, और जब मार्क्स आता था और जो खुश होते थे, ऑनेस्टली कब ये मेरे लाइफ का पार्ट बना, ये कोई एक मोमेंट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पर इन लोगों को जब देखा और जब रिज़ल्ट आया और जब पेरेंट्स आए थे और जिस तरह से इन्हें देख रहे थे, मैंने ऑनेस्टली अभी भी मुझे गूज़बम्स आ जाता है ये सोच के कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक बच्चे के लिए, सिर्फ ये क्लियर करना। आज आए दिन बच्चे क्लियर करते हैं, बट इन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है तभी जाना था। उससे पहले इतने क्लोजली नहीं देखा किसी को, बट वो जो खुशी थी। अच्छा, वही बच्चा जब जॉब पे गया, कॉलेज गया, कॉलेज में जो बदलाव देखा, कॉलेज के बाद जॉब में जो बदलाव देखा, जो सोच में बदलाव देखा। इंजीनियर नहीं बने सिर्फ, इंजीनियर्स की कमी नहीं है इस कंट्री में, लेकिन इंजीनियर बन के जो एक सोच बदलती है कि मुझे और किसी के लिए करना है, पड़ोसी का बच्चे को पढ़ा देना है, फ्री में पढ़ा देना है, बहन की शादी करनी है लेकिन सही एज पे करनी है, ये लड़का सही नहीं है, ये जो सोच बदली पेरेंट्स की भी। एक बच्चा इंजीनियर बना, हमने एक बच्चे को पढ़ाया, लेकिन उससे पूरे परिवार की जो सोच बदली,
वो बहुत बड़ा मुझे लगता है सिर्फ अचीवमेंट एक लगा। बच्चा नहीं, उस एक बच्चे से पूरा परिवार, वो एक पूरा बच्चा पता नहीं कितनों का बदलाव भला ला दे। करेगा और किया है। देखिए अभी 16 साल हो गए हैं। 16 साल में मेरे फर्स्ट बैच मैंने जिनसे केमिस्ट्री सीखी, दीप, नितिन, आशीष, मोहित, गौतम, अभिषेक, अच्छा, वो उन लोगों ने आपको केमिस्ट्री भी सिखाई? अब बैठे रहते थे उनके साथ तो केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी कि आप भी रटिए हम भी रटते हैं। अच्छा। तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी अपने ज़िंदगी में, पर उनके साथ पढ़ के बड़ा मज़ा आया। मुझे नहीं मालूम था कि थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होता है। तो उनको देखती थी पढ़ते, तो मुझे लगा ये क्यों पढ़ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट एक साथ। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं मैम वो फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है। अच्छा। तो कितनी चीज़ें उनके साथ, ये एक चीज़ शो करता है जब भी आप कोई काम करते हैं ना, अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो फ़ायदा नहीं है। मुझे इस जॉब से पहले भी सैलरी मिली थी और ऑनेस्टली पापा का ऑर्गेनाइजेशन था तो कम सैलरी में भी ज्वाइन किया, आधी। अच्छा। अभी इस फोरम पे नहीं बताऊंगी कितनी थी, पर जो अर्न करी थी उसकी आधी सैलरी पे आई। बट जिस दिन रिजल्ट आया ना, वो बैंक घबराई नहीं। बैलेंस कर दिया। अपने प्रीवियस जॉब से अपने करंट में आधे से भी कम में हूँ। हाँ, लेकिन वही पैशन है तो वो मायने नहीं रखा। उस दिन सच में मायने ख़त्म हो गए कि बैंक में कितना पैसा है। वो जो एक थैंक यू लेटर, अभी भी मेरे पास पूरा एक ट्रंक भरा हुआ है जिसमें थैंक यू कार्ड्स हैं, लेटर्स हैं, अभी भी आते हैं। अभी भी जब बच्चे जॉब में जाते हैं तो उनको अपना फर्स्ट डे याद रहता है कि कब किया था। मैं 1 सेकंड के लिए भूल भी जाऊं लेकिन उन्हें याद रहता है। हालांकि भूलना बहुत मुश्किल है। हर बच्चे की इतनी खूबसूरत स्टोरी होती है, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी होती है कि इस एज में मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो आपके CSRL से निकला हो, कुछ कैसी स्टोरी जो आपको टच कर रही हो या बहुत इंस्पायर कर रही हो? जैसे आपने कम इंस्पायर होती हूँ, कुछ टची। एक्चुअली एक बोला आपने इसलिए अब मुश्किल में हूँ। आप अच्छा, तो इस पे कोई सीरीज नहीं, आप बना एक सकते दो हैं। सुना सकते हैं। बस थोड़ा समय की सीमा को देखते नहीं, हुए नहीं, हमें बिल्कुल ज़्यादा हम नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। शिवांगी नावरिया पहली लड़की जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली। इतनी मतलब वो जब आई थी तो उसको घर जाना था, वो नहीं पढ़ना चाह रही थी। उसने बोला मैं मम्मी को छोड़ के तो रह ही नहीं सकती, ओके। पर रही। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट। शी लॉस्ट हर फादर जब वो हमारे यहाँ थी, लेकिन नीयत नहीं बदली, पढ़ती रही। 4 लड़कियाँ और 22 लड़के थे, तो एडजस्टमेंट इश्यूज भी होते, पर इतनी बोल्ड थी कि गलत तरीके से कभी बात नहीं की, लेकिन फर्म बनती थी। क्लास में आगे बैठना, सवाल पूछना, कभी उससे नहीं घबराई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी भी इस चीज़ से घबराहट नहीं हुई कि मेरे पास तो ये कपड़े नहीं हैं, दूसरे के पास हैं, मैं ऐसा पहन के जाऊंगी, कॉलेज में क्या कहेंगे। IIT दिल्ली गई, मम्मा सब्जी बेचते थे, अब वो नहीं है। शी लॉस्ट हर मदर 2 years बैक। तो मतलब इट वाज, अभी भी उसके बारे में बात करूं तो गला भर आता है। बट जब IIT दिल्ली गई, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। उसे लगा कि नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन बच्चों ने, उसी के बैच के बच्चों ने इंस्पायर किया कि नहीं रहो। वहाँ पे भी क्योंकि और बच्चे अफ्लुएंट बैकग्राउंड से थे, तो उसने इतनी मेहनत की कि स्कॉलरशिप मिली, और उस पैसे से उन बच्चों को ट्रीट देती थी कि नहीं ये लोग मुझे बर्थडे पे ले जाते हैं तो मैं भी ले जाऊंगी, और उसके लिए एफर्ट किया। ये बहुत यूनिक चीज़ दिखी मुझे इन बच्चों में, जो जनरली नहीं मिलती। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये सिर्फ शिवांगी नावरिया की स्टोरी नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे, तुफैल अंसारी, गौतम झा, साहिल 5th बैच, अभिषेक हर्षवर्धन, विद्यांशु, सार्थक, स्नेहा, नेहा, स्तुति, नेहा, निखत, जोया, अपने डिस्ट्रिक्ट से पहली लड़की कश्मीर से जो IIT गई। अच्छा। एंडलेस लिस्ट है, हम लोग कभी आराम से इनकी स्टोरीज बताएंगे। बट ये वो बच्चे हैं जो किताब में जिनकी हीरोइज्म की स्टोरी नहीं छपती, लेकिन ये रियल लाइफ मुझे लगता है ये ज़्यादा लोगों तक आना चाहिए, क्योंकि ये शायद नहीं, ये true ज़रूर inspiration आना होगा। चाहिए, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि बच्चों के पास टेबल पे माएँ हॉर्लिक्स रख देती हैं। जी जी बिल्कुल। ये बच्चे चाय बना के किताब पढ़ते थे, अपनी दुकान में चाय बनाते थे, सब्जी बेचते हैं, कूलर्स में पानी भरते थे, और तब भी पढ़ाई की, और तब भी स्कूल टॉपर्स रहे। हम लोग बैग डाल के अलार्म लगा के बच्चों को भेजते हैं, तब भी वो स्टोरीज नहीं निकलती। तो ये जो खुद का पैशन है ना, ये बड़ा कम है। और ये अच्छा, जो ऐसा जैसे आग आपके है, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे आपने कहा ये चीज़ें, कुछ बोर्डिंग स्कूल है, जैसे नवोदय है,
तो वहाँ भी लगभग सेम इन्वायरमेंट अनप्रिविलेज्ड बच्चे ही जाते हैं और वो सीखते हैं। तो लेकिन उसमें एक जो कमी नज़र आती है कि 12th के बाद उन बच्चों का कुछ नहीं मतलब पता रहता है कि उसके बाद वो क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छे भी फैमिली के रहते थे, बहुत सारी लड़कियों की तो शादी हो जाती है, वो कुछ करना भी चाहती तो कर नहीं पाती है, और बहुत सारे लड़के होते हैं उनके भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। तो क्या आप ऐसे स्कूल से भी बच्चों को? हमारे यहाँ 80% बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं, अच्छा, मेजरली यूपी वगैरह में। ओके। चेन्नई में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, हाँ, तमिलनाडु में सब। नहीं है। हम्म, लेकिन बहुत से शहरों में है, और जी, यूपी बात। में खासकर बहुत से बच्चे आते हैं। अफसोस ये लगता है कि ये स्कूल हमें बहुत सही लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर ये बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि और क्या किया जाए, क्योंकि अच्छा स्कूल मिल गया, अच्छे टीचर्स की कभी कभार कमी हो जाती है। कितनी बार हमारे यहाँ बच्चे टेस्ट दे के आते हैं, हमारे यहाँ बच्चे टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे सबको नहीं ले सकते। तो जो बच्चे टेस्ट दे के आते हैं, कितनी बार 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर, एक में नहीं है, पता चलता है उस सब्जेक्ट का कोई टीचर ही नहीं था 6 महीने। ये एक कमी हमें दिखी कि ये ठीक किया जा सकता है। और करियर काउंसलिंग, अगर स्टेम एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, क्योंकि कितनी बार हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, पता चलता है इस बार साइंस में तो बच्चे ही नहीं हैं। वो एक सोच कि कौन पढ़ाएगा, फीस बहुत हाई है, तो ये पता नहीं है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो सिर्फ दक्षिणा के बच्चों को, सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल दक्षिणा है, अवंती है, ये तो खासकर इन बच्चों के लिए काम कर रही है कि इन्हें एक मार्गदर्शन मिले। हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे बच्चे आते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं। हमारा काम स्कूल के बाद शुरू होता है, वो उस 1 साल में जब वो एक ड्रॉप ईयर लेते हैं, उसमें हम मैक्सिमम चेंज करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कोशिश अब ये भी है कि जहाँ भी जिस स्कूल में ये कमी हो रही है, टीचर्स नहीं है, अगर हम किसी भी माध्यम से उनको ऑनलाइन की तरफ से ही पढ़ा सकें, कोई ऐसा बच्चा जिसे ज़रूरत है 9-10 से ही पता तो चले कि हाँ ये फ्री होने वाला है, तो स्टेम एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा। पहले ही घबरा के कि फीस कौन देगा तो मैं चूज़ ही ना करूँ इंजीनियरिंग। जी। या यही नहीं पता कि इंजीनियरिंग में अब इतने वर्टिकल्स हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे आप क्वालिफाई एनडीए करके क्योंकि जाना नवोदय की चाहते पढ़ाई हैं, भी कहीं ना कहीं इतनी होती है कि बेसिक अगर बच्चा स्कूल में है तो वो रिसेंट ईयर में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, कर सकते पर हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं कि इस फीस को अफोर्ड कौन कर सके, भरेगा जी। तो वो खुद ही घर में बताते भी नहीं है कि हमने क्वालिफाई किया है। हाँ, या फॉर्म नहीं भरते, डर से फॉर्म ही नहीं भरते। तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैम भर के भी क्या होता, 8 लाख फीस है, 6 लाख फीस है, या पता नहीं पास करेंगे नहीं, इससे होता क्या है, मुझे तो एनडीए में जाना था। अब आर्मी में जाने के लिए आप आईएएस भी दे सकते हैं, एसएसबी भी दे सकते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। और इंजीनियरिंग ऐसा चीज़ है जो हर जगह है। एक एमबीए भी करके एक इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है अगर वो एमबीए कर लेता है तो। जी। तो इंजीनियरिंग अभी भी कोर में है, और इसमें अगर बच्चों को, खासकर लड़कियों को, क्योंकि वो काफ़ी एथिकल प्रूव होती हैं आगे चल के, एज एन एम्प्लॉय भी आप रखिए तो बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हैं, एक करियर मिलता है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं। तो अगर सिर्फ ये कहने से कि हमें पढ़ाना है और आगे का रास्ता ही ना दिखाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पढ़ा रहे हैं तो उसको इतना स्वावलंब तो बनाइए कि वो अपने घर के लिए एक पिलर बन सके। जी। अच्छा, जैसे आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं अनप्रिविलेज्ड उससे, तो उनका कोई उस समय तो रास्ता होता नहीं है, तो उस समय उनका स्वभाव, क्योंकि एक तरह से उस समय आप असफल तो नहीं कह सकते हैं वो, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन वो सफलता को अभी तक देखे नहीं रहते हैं। उसके बाद जब वो आपके पास से कहीं इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, फिर अच्छी मुकाम पे पहुंचते हैं, तो आप लोग से मिलते होंगे, तो आपने किस तरह के परिवर्तन देखे उनके स्वभाव में? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, हमारे बच्चे भी उनमें ही हैं। जी। किसी में बहुत ग्रैटिट्यूड है, किसी में थोड़ा कम है। कोई इतना कर रहा है कि अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, कोई आस पड़ोस के लिए भी, कोई हमारे पास भी आके कर रहा है। तो वो एक ग्रैटिट्यूड का लेवल है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 में 10 है। ये, और मुझे नहीं लगता, मैं इससे नहीं, पहले मुझे दुख लगता था कि अरे 30 के ये 2 बच्चे क्यों नहीं आते, पर अब मुझे लगता है ये तो अपने पेरेंट्स भी नहीं कर पाते कि अपने तीनों बच्चों को उतना ही ग्रैटिट्यूड दे पाएँ, और वो उतना ही ग्रैटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए रखें। उनमें से भी कोई बहुत सेवा कर देता है, कोई कम करता है, बट उसके लिए हम बच्चों में तो इधर अपना प्यार उनके लिए कम नहीं करते। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम चाहते ज़रूर हैं कि अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है
तो वो किसी एक का भला नहीं, मेरा ज़रूर सवाल करें एक्चुअली अपने। था कि जैसे वो बच्चे आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिनके पास संसाधन नहीं होते वो एक आध दो होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। अदरवाइज अगर आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी नहीं हो, सिर्फ आपको लगे कि कोई है नहीं, तो एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके पास जब आते हैं तो धीरे धीरे मतलब उनके आत्मविश्वास में, उनके व्यवहार में वो किस बहुत तरह के बदलता है। परिवर्तन आप मिलते हैं? हमारे यहाँ की एक अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि इन बच्चों को ना इन्हीं बच्चों जैसे लोग मिलते हैं। हम्म, अदरवाइज़ ये कहीं जाते किसी कोचिंग में तो कोई किसी ने अच्छी शर्ट पहन ली तो इनमें वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि भाई वो तो ऐसे आया है, मैं तो इन्फीरियरिटी ऐसे आया कॉम्प्लेक्स हूँ। हो जाते हैं। यहाँ तो सब एक बैकग्राउंड के हैं, इन सब की स्टोरीज भी बहुत मिलती जुलती हैं, एक जैसे जगह से हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो वहीं आ जाता है। जी। दूसरा, सब एक जैसा टेस्ट दे के आते हैं, तो कोई बहुत तेज़ कोई बहुत कम ऐसा नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि नहीं ठीक है ये भी मेरे जैसा है। बैच कम है अच्छा, तो फैकल्टी इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है, तो आज नहीं तो कितने बोलेगा। बैच में आप मतलब कितने बच्चे ले लेते हैं? हमारा सिर्फ कानपुर में एक सेंटर है जहाँ 100 बच्चे हैं, अच्छा, ठीक है, उसको भी आधे आधे में हम पढ़ाते हैं। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में रहते हैं, तो वो एक पहला महीना भले ही आप कॉम्प्लेक्स नहीं हो, लेकिन आप 24 घंटे उसके साथ रह रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, एक दूसरे का साथ खाना खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक जो हेजिटेशन है वो कम हो जाती है और बॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है। उसको पता है भाई इसके घर की ये स्थिति है, तो मुझे इसको पुश और करना एक है, दूसरे मुझे से इसको ओपन भी हो जाते हैं ना ज़्यादा बहुत दिन। ओपन। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100 के 100 में सब हैं, लेकिन उसमें स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं। 50 के हमारे 4-5 सेंटर्स हैं, बाकी 30-30 के हैं, तो 30 अच्छा, मतलब देखिए आपका बहुत। क्या है कि मैक्सिमम आप 100 से ज़्यादा नहीं लेती हैं? हमारा जो यूएसपी है कि हमें ह्यूमन कनेक्ट बनाना है, वो 100 से ज़्यादा में मुश्किल है। अच्छा, आपको नाम नहीं याद होंगे तो आप बच्चों से बात कैसे करेंगे? हाँ, ह्यूमन टच, आप उसका वीकनेस स्ट्रेंथ नहीं जानेंगे तो उसको काउंसिल कैसे करेंगे? किसी के शॉर्ट बारे में एनालिसिस नहीं हो जानेंगे नहीं। पाएगी। हाँ, वो बहुत मुश्किल है। वैसे तो फिर तो हमारे में और कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग में में फ़र्क अंतर ही नहीं क्या? रह जाएगा। वो एक फ़र्क हम हमेशा बना के रखेंगे क्योंकि हम ह्यूमन टच बना के रखना चाहते हैं। वो फ़र्क अच्छा, हमेशा जैसे आपके रहेगा। पास तो संसाधन ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा या कहीं से एक लगातार फंडिंग आ रही, तो ये इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में आप इन बच्चों का सारी जिम्मेदारी लेते, खाना पीना पढ़ाना किताब का हर तरह की, बीमार पड़े कुछ पड़े तो इस लिमिटेड रिसोर्स में आप तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती, तो क्या स्ट्रेस फील नहीं होता है या फिर किस तरह से इसको? नहीं, सपोर्ट अश्योर्ड रहता है कि हम इतना सपोर्ट करेंगे और वो लिमिटेड ही होता है, तो हमने उसमें यही पहले देख लिया कि भाई सबसे ज़रूरी क्या है, खाना पीना और पढ़ाई। यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ढंग मतलब ये नहीं कहूँगी होटल जैसा खाना देंगे, जी जी। लेकिन हाँ खाना बेसिक 3 मील मिलेगा, और लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी, जी जी। जो मैनेजर होगा वहाँ का वो अच्छा होगा, सो दैट वो बच्चों से कनेक्ट बनाए, वो उसको एम्पैथी होनी चाहिए। तो हमने अपने जो एस्पिरेशनल चीज़ें हैं, अब कहने के लिए हम उन्हें बेड का गद्दा, कुशन का वाला गद्दा दे सकते हैं, हम उन्हें क्रॉम्पटन के गद्दे दे सकते हैं, गोदरेज का अलमीरा दे सकते हैं, ऐसे तो बहुत चीज़ें एस्पिरेशनल भी हैं। दिखावा से दूर रहे। हाँ, लेकिन बेसिक है, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें हमें इस लायक बनाना कि वो खुद ये चीज़ें अपने पूरे लाइफ के लिए कर ले। आपके पास जब चैलेंजेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं कि मतलब कभी कभी होता होगा ना कि जैसे आप लोग स्पॉन्सर्स उतने नहीं मिल पाए, तो चैलेंजेस की बच्चे आपके पास आ गए, मान लीजिए 100 आ गए किसी जगह, वहाँ स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, लेकिन आपके पास सपने हैं, बच्चों के भी सपने हैं उड़ान भरने की, तो मतलब उसको आप कैसे हैंडल करते हैं उस ऐसे सिचुएशन को? देखिए, जनरली ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो पॉलिसीज़ बन जाती हैं, स्ट्रक्चर करना पड़ता है। 100 बच्चों के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, तो पहले तो हम ये ट्राई करते हैं कि एश्योर्ड रहें, हमें पता रहे, प्रोजेक्ट अप्रूव रहें कि हाँ इन बच्चों को हमें सपोर्ट मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन से। कितनी बार हाँ ऐसा हुआ है कि लोगों ने एश्योरेंस दी फिर नहीं भी शुरू हुआ, अभी तक हमने उन्हें रखा है। अच्छा, होता है कंपनी प्रॉफिट करती है, हमने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया उस साल, ओके। लेकिन रखा। अगर ले आए हैं तो भेजा नहीं है वापस, क्योंकि एक उम्मीद होती है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको मिलती ही कम है, अब हम भी तोड़ देंगे। तो उस वक्त हम ऐसे लोगों से मदद मांगते हैं, इंडिविजुअल से, कि भाई जैसे भी हो सपोर्ट कर दो, थोड़ा इतने इतने बच्चे हैं इनको सपोर्ट कर दो, और आए हैं लोग आगे
और तो ये आप सिर्फ 2-3 बच्चों एजुकेशन सेक्टर में करती हैं या जैसे और भी कोई मतलब कुछ है, जैसे हमने मान लीजिए कोई बच्चा है किसी सोसाइटी में या किसी मतलब किसी स्कूल का, मान लीजिए उसका कुछ नहीं है, वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, कोई बोन कैंसर या कोई और अदर तरह का कोई बड़ी बीमारी, तो उसमें भी कुछ आप लोग का एनजीओ का कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है? ऐसा नहीं है कि हमने मदद नहीं की है, 1-2 बार किया है, बट ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं है, क्योंकि हमारा फंड जो है अभी लिमिटेड है। वो लिमिटेड है और वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। हम जनरल फंड नहीं मांगते लोगों से कि आप हमें कैसे भी फंड कर दें। जैसे एनजीओ में लोग आते हैं, डोनेट कर देते हैं। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो पर्पस बताता है अपना कि भाई मैं इतना दे रहा हूँ, ये इस काम के लिए है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीक्वा है, पीक है, CFO भरत सिंह फ्रॉम सीक्वा, उन्होंने फंड दिया तो उन्होंने बताया कि ये जो पैसा है ना, ये आप बच्चों के मेडिकल में ही काम कीजिएगा, पर इन्हीं बच्चों के, क्योंकि वो कवर्ड नहीं होता था। तो अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ गई या रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है कॉलेज की, और तब वो एडमिशन विड्रॉ कर रहा हो, तो आप ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो ओरिएंटेड है। अगर किसी ने हमें फ़ंड दिया और वो CSR फंड है, तो वो हम रिस्पॉन्सिबली तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। हालांकि हम ऐसा मतलब चाहेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो कि हम बहुत सी चीज़ों को टेकअप कर सकें। अभी फ़िलहाल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस है जी। यह सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर एक बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो गया तो अपने जैसे कम से कम 10 बच्चों को तो लायक बना ही बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप इन चीज़ों पे इतने साल से काम कर रही हैं, तो आपके हिसाब से इंटेलिजेंस, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, वो ज़्यादा मायने रखता है या उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? अपॉर्चुनिटी। बहुत अफसोस होता है, अभी मेरा एक स्टाफ है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब उसका दिमाग सच में दूसरों से हमेशा आगे चलता है। वो मेरी बातें फ़ोन पे सुनता है और ड्राइव कर रहा है, तब भी पूछता रहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मुझे उम्मीद नहीं होती कि वो कैसे समझ रहा है। उसको अगर राइट टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो आज वो कहीं और होता, और अच्छा कर रहा होता। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत से लोग से हम लोग मिलते हैं जिन्हें देख के लगता है कि अरे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो ये कहीं और होते। इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है, इस कंट्री में काफ़ी नहीं है, जी। दिखता नहीं है ना जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता है मौका अपने नहीं मिलता, वो आप को कहाँ इतनी भीड़ है प्रूफ कि करने कौन। का। जी वो होते भी इंटेलिजेंट है, कभी कभी मौका भी मिलता है तो कुछ कारण से इतने पीछे चले जाते हैं कि फिर वो शायद उस जगह लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाता और है। हम लोग देख भी नहीं रहे होते ना, हम जनरली चीज़ों को एक ही नज़र से देखते हैं। जी जी। क्लास में है, ठीक है, बच्चा एक अच्छा है, ठीक है, उसके मार्क्स आ गए, हाँ ठीक है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि अगर कोई तेज़ है तो इसको रही मार्क दिखा दें, ऐसे बहुत से कम लोग हमें मिले हैं जिन्होंने बच्चों को रेफ़र किया है कि भाई ये बच्चा हमारा अच्छा है, इनके लिए आप अच्छा कर दीजिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर लोग ले लें कि उनके आसपास कोई बच्चा है जो तेज़ है, उसके लिए करना चाहते हैं, ऐसे हैं भी लोग, लेकिन कम है, संख्या में बहुत कम है। अच्छा, आपके हिसाब से आप तो इतने सारे लाइफ चेंज कर चुकी हैं, आगे भी करेंगी बच्चों का, तो आपके हिसाब से सफलता का क्या मायने है? जैसे कि आजकल लोग देखते हैं सफलता, बहुत बड़े बड़े नौकरी में आ गए, बहुत सारे पैसे कमाने लगे, तो आप सफलता को कैसे डिफाइन करेंगी? इन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को आप डे वन से देखते आ रही, इनको कंसिडर कर रही हैं? देखिए, मुझे बाकियों का तो नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ सही तरीके से जीना आ गया है ना, और अपना बेस्ट देना, वो भी एक सफलता है अपने आप में। क्योंकि ऐसे सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, जी जी। वो नहीं। अगर आप लाइफ में सही तरीके से अपने सारे स्ट्रेंथ को लेके काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सफल हैं। अच्छा, अंत में अब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा सफलता कुछ ऐसा नहीं है कि हमने ये अचीव कर लिया या हम एक IAS IPS बन गए या हम डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बिजनेसमैन बन गए। सफलता शायद आपने जो बताया इसका अर्थ मैं यही समझ पा रही हूँ कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपनी ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिश और अपने कुछ भी जो आप इंस्पिरेशन है उसको डे वन पर डे आप अगर कभी पीछे भी चले गए तो
उसको अचीव करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी एक बिल्कुल सफलता है। बिल्कुल। हाँ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो फैमिली और सोसाइटी के प्रति है, आस पड़ोस के प्रति है, उसको भी आप हाँ हाँ अपने बिल्कुल। हिसाब आप से पूरा कर रहे हैं। एक घर में एक लेडी है, वो सफाई से खाना बना रही है, अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देती। उसका स्ट्रेंथ खाना बनाना है। अगर उस स्ट्रेंथ में वो अपने आप को खुश रह के, अपनी फैमिली को अच्छे से रख के, अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रही है, वो भी सक्सेसफुल है। एक वर्किंग वुमेन है, अपना काम कर रही हैं सही तरीके से, घर 100% नहीं लेकिन 80% एफिशिएंसी से मैनेज कर पा रही हैं, वो भी सफल है। तो सफलता सबके लिए अलग अलग है, जी। लेकिन हाँ, अपने स्ट्रेंथ पे काम करके सही तरीके से करना। और जो आप मैसेज की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से एक ही मैसेज है जो मैंने इतने दिनों में देखा। अच्छा करने के लिए ना टाइम का वेट नहीं किया जाता, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो क्या है, ये तो इतना छोटा सा चीज़ है, इसमें क्या सक्सेस और इसमें क्या कंट्रीब्यूशन, और मेरे ये करने से क्या हो जाएगा। ये हमने बहुत सुना जब हमने शुरू किया, तो 30 बच्चों से क्या ज़िंदगी बन जाएगी। पर हाँ, बनी, और ये हमारे सामने हुआ। तो शुरुआत छोटी भी हो सकती है और काम छोटा भी हो सकता है, बट वो शुरू कर देना चाहिए। उसका वेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा एक दिन आएगा, क्योंकि वो कोई मुहूर्त नहीं होता जिस दिन अच्छा शुरू होता है, और वो हमेशा बड़ा ही काम से हो कि आज मैंने 1 करोड़ रुपए दान में दे दिया तो मैंने अच्छा काम किया। अरे और आप पैसे कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, ये हाँ, भी तो आप देखना है। आधे घंटे फ्री हैं, किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा दीजिए। जी बिल्कुल। आप किसी को काउंसल कर दीजिए, आप किसी से बात कर ली, आप बात कर लीजिए ना। आजकल बात ही नहीं करते लोग, जी जी जी। तो बात कर लीजिए, आके 10 मिनट बात कर लीजिए, किसी बच्चे के साथ खाना खा लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप सच में किसी का सुन लेते हैं ना, सिर्फ कि वो कह क्या रहा है, जी। तो भी आप शायद किसी को सांत्वना दे सकते हैं। तो अच्छा करने से पहले सोचिए मत। ये मैंने अपनी CSR जर्नी में सीखा है। जब हर मौका मिनट मिले। एक अपॉर्चुनिटी है, देखना पड़ता है बस, और अपॉर्चुनिटी सीज करनी पड़ती है। उसको कल पे मत टालिए, जब जहाँ मिले कर ही अच्छा, लीजिए। एक और सवाल जाते जाते मैं करना चाहूँगी कि देख रहे हैं कि आजकल का जो यूथ है, या यूथ क्या, मैं सोचती हूँ कि यूथ से भी बड़े, जो मतलब हर कैटेगरी के, चाहे बच्चे हों चाहे ओल्ड एज हो, सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़। तो आप क्या मतलब संध्या, आप तो इतने सारे काम कर रही हैं, ऐसे बच्चों को देख रही हैं, तो आप तो ना डिप्रेशन में जा रही हैं ना कुछ हो रहा, आप अच्छे से काम करें, तो मतलब ऐसे जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसा वो क्या करें कि कुछ ये इन चीज़ों से ऊपर आए? एक्चुअली पता है क्या श्वेता, डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है जो अब हम लोग बहुत कैजुअल यूज़ कर रहे हैं। जी जी। दुखी हो गए, हताश हो गए, डिप्रेस हो गए। अच्छा। हालांकि डिप्रेशन जिसको सच में होता है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। क्लिनिकली अगर प्रूवन है कि आप डिप्रेशन में हैं तो यू नीड मेडिकेशन। पर आजकल फेल हो गए तो बच्चा डिप्रेशन में है, पास नहीं किया, जेई का रिजल्ट नहीं आया, बच्चे को डिप्रेशन हो गया। ये टर्म लोगों ने बहुत कैजुअल कर दिया है। ओके। मैं इस पे ये नहीं कहूँगी कि डिप्रेशन होता ही नहीं है या होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ क्लिनिकल टर्म लाइक फीवर। ओके। जी तो जी हम बिल्कुल। फीवर इतने कैजुअली नहीं करते ना, जब तक कि छू नहीं लेते। अब क्योंकि डिप्रेशन नापने का जो तरीका है वो थर्मामीटर वाला नहीं है, तो ज़रा से सिम्टम पे डिप्रेशन बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग दुखी नहीं होते, और हर किसी का, आई मीन गॉड बी विद देम, जिन्हें होता है डिप्रेशन, शायद उनका तरीका अलग रहा हो, या हु नोज़ उसके लाइफ में क्या है। हमें अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह ही देखना चाहिए, अल्टीमेट एंड की तरह नहीं पूरा देखें डाउन उसे। देखने की कोशिश करें। हाँ, मे बी जब हम बहुत थक जाते हैं, मेरे साथ बहुत बार होता था कि जब ऑफिस में बहुत कुछ नहीं हुआ और आ गए तो पता चला पनीर कम मिला है, उसके लिए लोग थोड़ा लड़ रहे हैं, तो वो छोटा सा लगा, उसमें शामिल हो गए तो अपना कम हो जाता है। या कभी उसकी स्टोरी सुन लो, और ज़रूरी नहीं है, हमें हमेशा अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, और ये सबके साथ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरे साथ, मुझे भी जब आता है तो लगता है भाई इससे ज़्यादा दुख तो हो ही नहीं सकता किसी के साथ। जी जी। बट आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए जो बहुत स्ट्रगल करके आए, मुझसे कहीं ज़्यादा। उनसे सुन के लगता है कि नहीं ठीक है यार, ये काम कर रहे हैं तो
मुझे तो बनता है अब करना, मेरे पास तो फिर भी सब कुछ है, कर लेना चाहिए। तो आई गेस हम जितना बात करते हैं, जितना अपने से नीचे देखते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है। ये आपका और डिप्रेशन वर्ड को थोड़ा कॉशियसली यूज करना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लेकिन 6 क्लास का बच्चा भी बोल देता है मैं डिप्रेशन में हूँ। नहीं, आजकल देख भी रहे हैं कि मतलब बहुत कैजुअल, देखिए बहुत कॉमन चीज़ें होती है, मैं इसको छोटा नहीं कहूँगी, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि लोग स्ट्रगल, कई लोग होते हैं अपने स्ट्रगल या अपने संघर्ष को जल्दी शेयर नहीं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब इवन आपको बताएंगे भी तो जब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो कुछ अचीव कर लेंगे, तब आपको बताएंगे कि हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे पड़ाव आए। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ थोड़ा सा कुछ होता है तो वो डिप्रेशन बोलते हैं, हमने साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो ऐसी नीड क्या है? तो इस चीज़ पे मतलब आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप इन लोगों के बीच में रह रही है, आपके पास जो बच्चे आते हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है अगर जैसे आजकल के लोगों को मैं देख रही हूँ डिप्रेशन, तब तो सबसे पहले इन्हीं बच्चों को चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनप्रिविलेज्ड, इनके पास कोई फैसिलिटी, कोई उम्मीद ही नहीं होती है, कोई नहीं रहता कि हमें कौन क्या करेगा, आगे हमारा लाइफ क्या होगा। इवन मैं तो कहती हूँ कि जो नवोदय में भी पढ़ने वाले होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता है कि 12th के बाद हमारा डायरेक्शन किस ओर जाएगा। अब कुछ सालों में बहुत बदलाव आए, लेकिन मैं अगर 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें, तो बच्चों को पता नहीं होता था कि इस स्कूल से हम निकलेंगे, स्पेशली लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, हम बात करती थी, हम निकलेंगे तो मेरे निकलते के साथ साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम फेल हो जाएं, कि चाहे 1-2 साल नवोदय हमें रख ले, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए यहाँ पे। लेकिन वहाँ ये ऑप्शन भी नहीं था कि लोग फेल हो जाए तो उन्हें रख लिया जाए। ये बात है, ये फैक्ट है। एंड मेरा एक ही चीज़ है कि हम लोग जब भी कुछ कर रहे हैं ना, आजकल जो मुझे देखने में लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हाँ, रिजल्ट बहुत मैटर कर रहा है। मैंने ये किया, इसका ये रिजल्ट आ गया, वो नहीं आया अगर मेरे अकॉर्डिंग, तो सैड हूँ मैं, तो मैं फेल हूँ, तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। वो पाथ एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, पाथ का अब कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। एक्चुअली हम लोग 2 मिनट डिलीवरी वाले सिस्टम पे आ गए हैं। 9 मिनट में ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट में सब कुछ चाहिए। 2 मिनट की मैगी चाहिए कि पूरी लाइफ 2 मिनट में आ जाए, वो होता नहीं है ऐसा। मतलब थोड़ा पेशेंस, वो अब डिफ़ॉल्ट हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है कि वो वैसे ही कम हो गया है। लेकिन अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को ना, एज अ पेरेंट, एज अ सिबलिंग, एज अ गार्जियन, टीचर, मेंटोर, जो भी हैं, अगर हम ये सिखाएं कि जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप नवोदय की बात कह रही हैं, हम लोग आज बैठे हैं, मैं यहाँ से रोड पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ना क्या होने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो इतनी प्लानिंग हम करते हैं, और किसी को क्या पता आगे की लाइफ क्या है। बिल्कुल। तो मोमेंट हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी अपना बेस्ट दीजिए ना, कल तो देखा जाएगा, कल को देखा वो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी को चेरिश कीजिए, आज को जीजिए। आजकल उल्टा है, या तो नॉस्टैल्जिया है या फ्यूचर है, बीच तो गायब है। प्रेजेंट में कोई रहना ही नहीं चाहता, जो प्रेजेंट कोई है, नहीं रहता। हम जो प्रेजेंट में हम उसको एंजॉय करें। एंड दैट इज द ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑफ गॉड विच यू आर ओनली श्योर ऑफ। कल भी आपके हाथ में नहीं रह गया, और आने वाला है ही नहीं। एक ही चीज़ तो है हाथ में अभी, तो जो हाथ में है उसी पे काम करेंगे ना। जी बिल्कुल। पर हम आधे टाइम जो हाथ में नहीं रहता है उसके लिए पीछे काम कर रहे होते हैं। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने Thank बहुत ही you. अच्छी जानकारी दी कि लोग आजकल आज में नहीं जी रहे और ब्लिंकिट हो गया है हमारा जीवन। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर देना। बच्चों के क्या, मुझे लगता है कि हर बड़ों को भी ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें बार बार असफल होना है। हम 10 बार गिरेंगे तो 11वें बार ही ऊपर उठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार में ऊपर चला गए, पहली बार ऊपर चले गए तो फिर गिरना भी तय है। हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। बहुत विलम्ब भी हो गया, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्वेता।